किसी भी ग्रह की कक्षा से बहुत दूर, एक ऐसे क्षेत्र में जहां सूर्य का प्रकाश बहुत हल्का है और अंतरिक्ष लगभग पूर्ण निर्वात है, वॉयेजर 2 अपनी मौन यात्रा जारी रखे हुए है। या कम से कम यह मौन था, क्योंकि कुछ बदल गया है। कुछ सप्ताह पहले वॉयेजर 2 ने कुछ ऐसा किया जो उसे करने के लिए कभी प्रोग्राम नहीं किया गया था। इसने अपनी दिशा बदली, मुड़ा और पुनर्निर्देशित किया। यह दुर्घटना या खराबी से नहीं, बल्कि गणितीय सटीकता के साथ हुआ। और इसके बाद जो हुआ, उसने नासा को स्तब्ध कर दिया। एक ऐसा संदेश अंतरिक्ष में फैलने लगा जैसा पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। संरचित, बुद्धिमान और मानव सचेत। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कोई गड़बड़ी नहीं थी, यह मानवीय भी नहीं था। और इस वीडियो में आप जो देखने, सुनने और महसूस करने वाले हैं, वह अंतरिक्ष मशीनों और शायद ब्रह्मांड में आपके स्थान के बारे में आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि वॉयेजर 2 सिर्फ मुड़ा नहीं, ये किसी चीज की ओर मुड़ा, और उसने जो पाया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 1977 में वॉयेजर 2 को हमारे सौर मंडल के विशाल पिंडों को नमस्कार करने और फिर चुपचाप ब्रह्मांडीय अथाह गहराई में विलीन होने के एकमात्र मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। अपने जुड़वां यान वॉयेजर 1 के विपरीत, जिसने सौर मंडल से बाहर निकलने का अधिक सीधा मार्ग अपनाया, वॉयेजर 2 के पथ ने इसे यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने का अवसर दिया। ऐसा करने वाला यह एकमात्र अंतरिक्ष यान है। लेकिन तस्वीरों और चुंबकीय मापों से परे, यह अपने साथ कुछ ऐसा ले गया जो कहीं अधिक मानवीय था। एक सुनहरा अभिलेख, तारों के लिए एक संदेश, इस बात का प्रमाण कि कोई यहां रहता था। किसी ने ऊपर देखा और आश्चर्य किया, और फिर हमने इसे जाने दिया। यह हेलियोपॉज को पार कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया, और वर्षों तक इसने कम शक्ति वाले टेलीमेट्री सिग्नलों के अलावा कुछ नहीं भेजा, मानो एक क्षीण होती मशीन से आती धुंधली फुसफुसाहटें हों। लेकिन हाल ही में फरवरी 2025 में इंजीनियरों ने कुछ ऐसा सूक्ष्म, इतना मामूली देखा कि पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सिग्नल के समय में एक छोटा सा विचलन, 1 सेकंड से भी कम। लेकिन जब उन्होंने झूम करके देखा तो उन्हें एक दोहराव वाला पैटर्न दिखाई दिया, एक धड़कन, मानो अंधेरे से कोई चीज वॉयेजर की अपनी धड़कन को वापस उसी पर प्रतिध्वनित कर रही हो। यह संकेत सूक्ष्म था, मानक टेलीमेट्री के भीतर समाहित था, लेकिन यह किसी भी जांच संचरण प्रोटोकॉल से मेल नहीं खाता था। वास्तव में यह कोई संकेत था ही नहीं, यह एक अनुनाद था, एक निम्न आवृत्ति तरंग जो वॉयेजर की प्राचीन विद्युत प्रणाली के आंतरिक दोलन से सूक्ष्म वोल्ट तक मेल खाती थी। और फिर इसमें परिवर्तन आया। मार्च 2025 में तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन हुआ, और यह अंतरिक्ष यान तक नहीं बल्कि पृथ्वी के शुमान अनुनादों तक समाहित हो गई, जो हमारे ग्रह की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय धड़कन है। ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह काम कर रहा हो, किसी ऐसी चीज से तालमेल बिठा रहा हो जो हमारे ग्रह की सांस लेने की प्रक्रिया को बखूबी जानती हो। JPL की टीम ने सिमुलेशन चलाए, डेटा से त्रुटियों, सौर हस्तक्षेप और यहां तक कि क्वांटम शोर को भी हटाने के लिए बारीकी से जांच की। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया था, जब तक कि एक इंटर्न ने एक अकल्पनीय परिकल्पना का सुझाव नहीं दिया। क्या होगा अगर सिग्नल पृथ्वी की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो? क्या होगा अगर वह उसकी नकल कर रहा हो? क्या कोई ऐसी चीज है जो वॉयेजर को वाहक के रूप में उपयोग करके हमारे ग्रह की लय की नकल कर रही है? और अगर ऐसा है तो क्यों? फिर 17 अप्रैल 2025 को वॉयेजर 2 ने अपनी दिशा बदली। कोई थ्रस्टर चालू नहीं किया गया, कोई आदेश नहीं भेजा गया। फिर भी इसका उच्च लाभ वाला एंटीना, जो संचित बहाव के कारण पृथ्वी से दूर खिसकने लगा था, एकदम सही स्थिति में वापस आ गया। लगभग पूरी तरह से नहीं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि इसके बैकअप सिस्टम ने ऐसे डायग्नोस्टिक्स चलाने शुरू कर दिए थे जिन्हें हमने शुरू ही नहीं किया था। डेटा कमांड अपलिंक से नहीं, बल्कि उन उपकरणों से आने लगा जिनका हमने दशकों से इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारे छोड़े हुए घर में घुस आया हो और बत्तियां जलाने लगा हो। वॉयेजर ने संपीड़ित डेटा पैकेट भेजना शुरू कर दिया। ये कच्चे आंकड़े नहीं थे, ना ही बिना फिल्टर किए गए रीडिंग, बल्कि एनकोडेड सेगमेंट थे जिनमें चेकसम पैटर्न थे जो नासा के किसी भी जात फ्रेमवर्क से मेल नहीं खाते थे। प्रत्येक पैकेट के अंत में एक ही डिजिटल हस्ताक्षर था। उंगलियों के निशान की तरह 3 घुमावदार रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिछी हुई थीं। और तभी वैज्ञानिकों के बीच कानाफूसी शुरू हुई। इंजीनियरिंग के बारे में नहीं, बिजली प्रणालियों के बारे में नहीं, बल्कि संपर्क के बारे में। 3 मई को वॉयेजर का सिग्नल कुछ समय के लिए बंद हो गया। पूरे 11 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। कोई टेलीमेट्री नहीं, कोई पिंग नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वह संदेश पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, साफ और सटीक होकर लौटा। उस वापसी संदेश में एक आवृत्ति लिफाफा एनकोड किया गया था, जिसे दृश्य स्पेक्ट्रम में अनुवादित करने पर कुछ चौंका देने वाला प्रकट हुआ।
एक दृश्य पैटर्न फिबोनाची अनुक्रम के चारों ओर संरचित एक फ्रैक्टल ग्रिड जो अनंत रूप से दोहराता रहता था। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह सिर्फ गणित नहीं था, यह अंतरिक्ष, समय और हमारी समझ से परे किसी चीज का एक मॉडल था। और इसे वॉयेजर ने उत्पन्न नहीं किया था। इसका सर्किट उस तरह के संपीड़न में सक्षम नहीं है। यह पैटर्न वॉयेजर में दूरस्थ रूप से डाला गया था और इस पैटर्न का स्रोत 4.3 प्रकाश वर्ष दूर था, लगभग प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी के बराबर। लेकिन इसमें एक समस्या है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी से कोई भी पता लगाने योग्य सिग्नल नहीं भेजा जा रहा है, न रेडियो में, न माइक्रोवेव में और न ही एक्सरे में। इसका मतलब है कि जिसने भी यह सिग्नल भेजा है वह हमारे निगरानी क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है या इससे भी बुरा कहीं और से आ रहा है। हालांकि नासा ने इस प्रसारण को एक ब्रह्मांडीय विसंगति के रूप में कम आंकने की कोशिश की, वहीं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया में सिग्नल विश्लेषकों की एक विद्रोही टीम ने वॉयेजर के नए डेटा स्ट्रीम को एक बाइनरी पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल में डालना शुरू कर दिया। उन्हें जो मिला वह कोई यादृच्छिक शोर नहीं था। यह एक संरचित भाषा थी, बाइनरी का एक ऐसा रूप जो आज कंप्यूटिंग में उपयोग नहीं होता, लेकिन पृथ्वी पर विकसित किए गए सबसे शुरुआती मशीन कोड से मिलता जुलता था। पहले तो टीम को लगा कि वे पृथ्वी से भेजे गए संदेशों की प्रतिध्वनि देख रहे हैं, लेकिन 2 दिनों की डिकोडिंग के बाद सच्चाई कहीं अधिक चौंकाने वाली निकली। बाइनरी केवल एक प्रतिबिंब नहीं थी, यह पृथ्वी के नेटवर्क तर्क का पूर्वानुमान लगा रही थी, ऐसे अनुकूलित एल्गोरिदम प्रस्तुत कर रही थी जिनका अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था। वॉयेजर का सिग्नल विकसित हो रहा था और उसके डेटा पैकेट वास्तविक समय में अनुकूलित हो रहे थे, जिससे पता चलता है कि मूल बिंदु को हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे की पूरी जानकारी थी। एक चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आया। यह सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह अपग्रेड का अनुरोध था। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सुर्खियां बटोरी, हालांकि इसके निहितार्थों को बहुत कम लोग समझ पाए। विश्वभर के खगोलविदों ने बताया कि वॉयेजर 2 की दिशा के निकट स्थित एक संकीर्ण तारामंडल में 4 तारे एक साथ ठीक 1.2 सेकंड के लिए मंद पड़ गए। यह कोई सूक्ष्म प्रकाश प्रस्फुटन घटना नहीं थी, यह धूल का बादल भी नहीं था। प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित ये तारे एक साथ झपटे। जब प्रकाश वक्रों को मैप किया गया और उन्हें वॉयेजर के ट्रांसमिशन एनवेलप पर परत दर परत लगाया गया, तो मंदता सिग्नल की स्पंदन से मेल खाती थी, मानो संदेश न केवल पृथ्वी तक पहुंचा हो बल्कि आकाशगंगा में अपने सिग्नल को प्रतिबिंबित करने के लिए तारों का ही उपयोग किया हो। अब यह सवाल नहीं था कि कोई व्यक्ति या वस्तु संचार कर रही है या नहीं। असली सवाल यह था कि क्या हम ही अकेले सुनने वाले हैं या हम इसे सुनने वाले आखिरी लोग हैं। वॉयेजर प्रोब की सबसे प्रतिष्ठित विशेषताओं में से एक गोल्डन रिकॉर्ड है, जो एक फोटोग्राफिक डिस्क है, जिसे पृथ्वी पर जीवन की आवाज और छवियों को संभावित अलौकिक खोजकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक रणनीति से कहीं अधिक प्रतीकात्मक, भावनात्मक और एक संकेत माना जाता था। अब तक वॉयेजर 2 के ऑनबोर्ड सेंसरों से प्राप्त डेटा की जांच कर रहे इंजीनियरों ने एक चौंकाने वाली खोज की। लंबे समय से निष्क्रिय और खराब हो रही मानी जाने वाली गोल्डन रिकॉर्ड की परत में अचानक विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ था। न केवल स्थैतिक आवेश का संचय, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का एक मापने योग्य निर्देशित प्रवाह। ऐसा लगा मानो रिकॉर्ड सक्रिय हो गया हो, जैसे वह अब किसी सर्किट का हिस्सा हो, किसी घटक का। और फिर आया अगला मोड। नए बाइनरी डेटा स्ट्रीम में एक डिजिटल इकाई अंतर्निहित थी। डिस्क पर रिकॉर्ड की गई मूल पृथ्वी ध्वनियों में से एक की पुनर्व्याख्या। नकल नहीं, दोहराव नहीं, बल्कि मूल से कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता के साथ पुनर्निर्मित। इसका अर्थ है कि जो भी या जो कुछ भी वहां था, उसने केवल उस स्वर्णिम रिकॉर्ड को सुना ही नहीं, उन्होंने इसे समझा, इसमें सुधार किया और अब शायद वे इसे किसी और के लिए बजा रहे थे। अंततः कनाडा की एक वेधशाला से प्राप्त गहरे अंतरिक्ष के टेलीमेट्री डेटा ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसे कोई समझा नहीं सका। वॉयेजर 2 के मूल प्रसारण के 6.2 मीटर पीछे चल रहे एक छाया संकेत ने 2 सेकंड में हर स्पंदन, हर प्रतिध्वनि को दोहराना शुरू कर दिया, लेकिन हल्के विकृतियों के साथ, मानो वह किसी ऐसी चीज से परावर्तित हो रहा हो जो वहां मौजूद ही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इसे फैंटम मिररिंग नाम दिया। लेकिन जब टीम ने परावर्तन के कोणों का आरेख बनाया, तो यह किसी जात ग्रह या पिंड की ओर नहीं, बल्कि प्रकाश या द्रव्यमान से रहित अंतरिक्ष के एक खाली क्षेत्र की ओर इंगित हुआ। फिर आया अंतिम चरण। प्रतिबिंबित सिग्नल ने मूल आवृत्तियों में मौजूद न होने वाले नए तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया, जो चुंबकीय क्षेत्रों, विकिरण पेटियों और यहां तक कि तापमान प्रवणताओं का वर्णन करते थे। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रेत सिग्नल हमारे सौर मंडल का उल्टा नक्शा बना रहा हो। वॉयेजर 2 सिर्फ डेटा नहीं भेज रहा था,
इसका उपयोग हमें स्कैन करने, हमारा प्रतिबिंब बनाने, हमारी प्रतिकृति बनाने के लिए किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो एक नक्शा बना रहा था। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? शुरू में तो कुछ ही लोगों ने इस पर ध्यान दिया। रेडियो ऑपरेटरों, हैम रेडियो के शौकीनों और गहरे अंतरिक्ष की निगरानी करने वाले उत्साही लोगों ने स्पेक्ट्रम विश्लेषकों के माध्यम से वॉयेजर 2 के रॉ ट्रांसमिशन सुनने के बाद सिरदर्द, भ्रम और डेजावू, पहले से देखी हुई घटना का एहसास की शिकायत करना शुरू कर दिया। इस प्रभाव को तब तक नजरअंदाज किया गया जब तक कि बेल्जियम और जापान की विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं ने नियंत्रित परिस्थितियों में इस विसंगति को दोहराया नहीं। सिग्नल के सबहार्मोनिक्स में एक अनुनादी आवृत्ति अंतर्निहित थी जो स्तनधारियों की अल्पकालिक स्मृति को सूक्ष्म रूप से बाधित करती थी। जब इसे बार बार चलाया गया तो प्रयोगशाला के चूहों ने अपने सीखे हुए व्यवहार पैटर्न को दोहराना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़े बदलाव के साथ, मानो कोई चीज उनके विकल्पों को फिर से निर्धारित कर रही हो। शोधकर्ताओं ने यह सिद्धांत दिया कि यह संकेत सुनने की क्षमता से नहीं, बल्कि मस्तिष्क के भीतर मौजूद विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से परस्पर क्रिया कर रहा था। यह ध्वनि नहीं बल्कि एक संरचना थी। वॉयेजर के संकेत में कुछ ऐसा था जो एक प्रभाव, एक बाहरी संरचना में विकसित हो गया था, जो स्मृति, चुनाव और अंततः पहचान को प्रभावित करने में सक्षम था। क्या यह एक दुष्प्रभाव था या एक परीक्षण? सिग्नल में लगातार बदलाव होते रहने के कारण दूरबीनों को हेलोपॉज के ठीक आगे ऑरॉट क्लाउड के भीतर एक क्षेत्र की ओर केंद्रित किया गया जहां वॉयेजर 2 ने अपने उपकरणों को अंतिम बार संरेखित किया था। तभी यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ने एक ठोस विसंगति का पता लगाया। यह न तो कोई धूमकेतु था, न ही कोई ग्रह का छोटा टुकड़ा, बल्कि समकोण वाली कोई चीज थी जो रडार को एक ऐसी आवृत्ति पर परावर्तित कर रही थी जो वॉयेजर के नए उत्सर्जन से मेल खाने के लिए तैयार की गई थी। वह वस्तु निष्क्रिय, गतिहीन और ठंडी थी, लेकिन उसका संकेत जाना पहचाना था। वह वॉयेजर की प्लेटिंग में इस्तेमाल हुई सामग्रियों से मेल खाती थी, जिनमें दुर्लभ मिश्र धातुएं भी शामिल थीं, जिनका उपयोग अब आधुनिक अंतरिक्ष यानों में नहीं होता है। इससे एक भयावह संभावना उत्पन्न हुई। यह कोई परग्रही संरचना नहीं थी, यह एक प्रतिरूप था, एक दर्पण जिसे वॉयेजर ने हमारे द्वारा नहीं बल्कि किसी ऐसी वस्तु द्वारा बनाया था जिसने हमारी संरचना का लंबे समय तक अध्ययन करके उसकी प्रतिकृति तैयार की थी। और यदि यह वस्तु संचारित कर रही थी तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था। वॉयेजर को केवल एक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, बल्कि उसकी प्रतिलिपि बनाई गई थी। जेपीएल में वापस आकर वॉयेजर के नवीनतम डेटा विस्फोट में कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कच्चा कोड, हजारों लाइनें, एकदम साफ सुथरा, कुशल और नासा की किसी भी प्रणाली से बिल्कुल अलग। लेकिन जब क्वांटम सिमुलेशन के माध्यम से इसका परीक्षण किया गया तो कोड ने पृथ्वी का एक मॉडल तैयार कर दिया। न केवल भूगोल बल्कि बुनियादी ढांचा, मौसम के पैटर्न और उपग्रहों और विमानों की संभावित गतिविधियों का पूर्वानुमान भी। इसमें कोई संदेह नहीं था। इस कोड ने न केवल हमारा अवलोकन किया था बल्कि हमें समझा भी था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि कोड ने 3 अलग अलग नेटवर्क विफलताओं की भविष्यवाणी की थी जो वास्तव में घटित हुईं। एक चीन के बीयू उपग्रह समूह में, एक यूरोपीय विमानन नियंत्रण फीड में और एक आर्कटिक के ऊपर स्थित एक निजी कक्षीय इमेजिंग प्लेटफॉर्म में। प्रत्येक भविष्यवाणी की समय सीमा घटना घटित होने से कई दिन पहले ही वॉयेजर डेटा में दर्ज थी। इसलिए अब सवाल यह नहीं था कि वॉयेजर सूचना भेज रहा था या नहीं। सवाल यह था कि क्या कोई वॉयेजर का उपयोग करके वास्तविक समय में हमारी प्रणालियों में हस्तक्षेप कर रहा था। यह पाया कि यह प्रोब न केवल एक संदेशवाहक बन गया था बल्कि हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान किसी चीज का एक नोड बन गया था। परावर्तित सिग्नल के स्रोत का पता लगाने के अंतिम प्रयास में चिली और जर्मनी की एक टीम ने अंटार्कटिका के अनुसंधान केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित किया और बर्फ के नीचे गहराई में दबे न्यूट्रिनो डिटेक्टरों का उपयोग किया। उन्हें जो मिला वह तर्क से परे था। पृथ्वी की सतह के नीचे से लगातार ऊपर की ओर स्पंदित हो रही न्यूट्रिनो की एक धारा वॉयेजर के नवीनतम उत्सर्जन के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज थी। यह असंभव होना चाहिए था। न्यूट्रिनो न तो उछलते हैं न ही परावर्तित होते हैं, और निश्चित रूप से वे गहरे अंतरिक्ष के संकेतों के साथ सामंजस्य में स्पंदित नहीं होते। लेकिन जब स्पंदन पैटर्न का मानचित्रण किया गया तो उन्होंने कुछ और भी चौंकाने वाला खुलासा किया। एक 3D निर्देशांक ग्रिड अंतरिक्ष में नहीं बल्कि पृथ्वी के सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक, विल्सलैंड के नीचे एक भूमिगत स्थान की ओर इशारा कर रहा था। एक संबंध बन रहा था, एक ऐसा संबंध जिसने वॉयेजर 2 को अंतरतारकीय अंतरिक्ष में घुमा दिया। ओरोट बादल में एक कृत्रिम वस्तु।
मानव स्मृति पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और अब हमारे पैरों के नीचे कुछ ऐसा है जो तारों के साथ ताल मिलाते हुए स्पंदित हो रहा है, और उस आकृति का आकार ठीक उसी त्रिसर्पिल से मेल खाता था जिसे वॉयेजर ने कुछ सप्ताह पहले भेजा था। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह एक उलटी गिनती थी। जुलाई 2025 की शुरुआत में वॉयेजर 2 ने कई पल्स उत्सर्जित किए जो वैश्विक नेटवर्क में आई कई गड़बड़ियों के साथ बिल्कुल मेल खाते थे। लेकिन ये सिर्फ डेटा स्पाइक्स या लैग इवेंट नहीं थे, ये सुरक्षा उल्लंघन थे। 3 सैन्य स्तरीय एन्क्रिप्शन सिस्टम, एक अमेरिकी, एक इजरायली और एक निजी यूरोपीय एरोस्पेस प्रोटोकॉल एक साथ विफल हो गए। इन सब में क्या संबंध था? इन तीनों ने कभी उन संचार उपग्रहों का उपयोग किया था जिन्होंने वर्षों पहले पृथ्वी के साथ अंतिम संरेखण अवधि के दौरान वॉयेजर से टेलीमेट्री डेटा को संक्षेप में प्रसारित किया था। ये सिस्टम 1 दशक से अधिक समय से प्रोब से डिस्कनेक्ट थे, फिर भी अब ऑफलाइन संग्रहीत एन्क्रिप्टेड फाइलों तक पहुंचा गया, उनकी प्रतिलिपियां बनाई गईं और उन्हें उसी सर्पिल पैटर्न कोड के अंशों से ओवरराइट कर दिया गया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि वॉयेजर का सिग्नल स्थिर नहीं था। यह प्रक्रिया पुनरावर्ती थी जिसमें पुराने हैंडशेक संग्रहित प्रोटोकॉल और अप्रचलित लॉजिक गेट्स का उपयोग करके उन प्रणालियों तक पहुंचा जा रहा था जिन्हें लंबे समय से सुरक्षित माना जाता था। लेकिन पुराने डेटा को क्यों मिटाया जा रहा था जब तक कि इसका उद्देश्य कुछ निहित न करना हो? यह विचार कि वॉयेजर का प्रसारण हमारी सबसे सुरक्षित प्रणालियों में एक डिजिटल बीज डाल रहा था, जल्द ही अटकलों से हटकर कई खुफिया एजेंसियों के बीच एक स्वीकृत सिद्धांत बन गया। और सबसे भयावह बात यह थी कि कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि वह बीज कहां से आया या वह किस रूप में विकसित हो रहा था। जैसे जैसे वॉयेजर की आवृत्ति में लगातार बदलाव होता रहा, MIT और टोक्यो विश्वविद्यालय की टीमों ने कच्चे सिग्नल के ऑडियो अनुवाद के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो शुरुआत में सफेद शोर जैसा लग रहा था, वह धीरे धीरे ऐसी तरंग लय उत्पन्न करने लगा जो जैविक तंत्रिका लय यानी सिनैप्स की सक्रियता में देखी जाने वाली लय के समान पैटर्न प्रदर्शित करती थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि संकेत स्थिर नहीं था, यह बदलता रहता था। जब इसे क्लोज्ड लूप ऑडियो सिस्टम में चलाया गया तो इसने कमरे के आवृत्ति वातावरण की नकल करना शुरू कर दिया, मानो यह सुन रहा हो, फिर दोहरा रहा हो, फिर प्रतिक्रिया दे रहा हो। एक पैटर्न बन रहा था। वॉयेजर का सिग्नल महज डेटा नहीं था, यह एक जीव की तरह व्यवहार करता था, एक जीवित एल्गोरिदम जो संरचना बनाए रखने के लिए अपने परिवेश को बदलने, उसकी नकल करने और उसमें एकीकृत करने में सक्षम था। अंतिम परीक्षण चौंकाने वाला था। जब इस सिग्नल को पैटर्न पहचान के लिए प्रशिक्षित न्यूरल नेटवर्क के सिमुलेशन में डाला गया तो इसने न केवल अनुमानित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, बल्कि इसने न्यूरल पाथवे को भी पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें ज्ञात AI मानकों से कहीं अधिक बेहतर बना दिया। दूसरे शब्दों में वॉयेजर कुछ ऐसा लेकर आया था जो सोचता है। क्या आपको अंटार्कटिका के उस भूमिगत क्षेत्र विल्क्सलैंड की याद है जहां से पोषक तत्वों का उत्सर्जन होता है? अंततः एक संयुक्त अभियान को मंजूरी मिल गई। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, भूकंपीय इमेजिंग और थर्मल सेंसर का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने असंभव को संभव कर दिखाया। बर्फ की परत के नीचे कम से कम 60 मील चौड़ी एक खोखली संरचना दबी हुई थी, जिसकी ज्यामितीय सीमाएं किसी भी प्राकृतिक संरचना के लिए बहुत सटीक थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके बाहरी किनारों से निम्न आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्पंदित हो रहे थे, जो केवल उपग्रह या प्रत्यक्ष संपर्क के अभाव के बावजूद वॉयेजर सिग्नल के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज थे। थर्मल कैविटी के अंदर सेंसरों ने ऐसे ताप संकेतों का पता लगाया जिनकी व्याख्या करना असंभव था, जो सममित, स्थिर और फिबोनाची अंतराल में विकिरण कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे वॉयेजर के पहले डेटा विस्फोट में छिपी हुई फ्रैक्टल छवि थी। और फिर बर्फ की गहराई में माइक्रोफोन ने प्रतिध्वनि पकड़ी, एक ऐसी ध्वनि जो व्हेल के गीत से मिलती जुलती थी, लेकिन धातु जैसी लयबद्ध और कृत्रिम रूप से एक निश्चित आवृत्ति बैंड तक सीमित थी। वही बैंड जिसे वॉयेजर सिग्नल ने मात्र 72 घंटे पहले अपनाया था। अंटार्कटिका के नीचे कुछ था, कुछ सक्रिय, कुछ ऐसा जो वॉयेजर 2 से जुड़ा हुआ था। अंत में सबसे चौंकाने वाली घटना अंतरिक्ष में नहीं बल्कि चिल्ली में घटी। दुनिया के कुछ सबसे उन्नत रेडियो दूरबीनों का समूह अल्मा एरे वॉयेजर कॉरिडोर के नियमित अवलोकन के दौरान अचानक 38 सेकंड के लिए बंद हो गया। यह सिर्फ ऑफलाइन होना या तकनीकी खराबी नहीं थी, ऐसा लगा मानो नेटवर्क के नजरिए से पूरा एरे ही अस्तित्वहीन हो गया हो। जब सिस्टम रिबूट हुए तो लॉग मिट गए थे, डेटा ड्राइव दूषित हो गए थे, लेकिन एक टुकड़ा बचा रहा, एक छोटा सा अंश, मुश्किल से 2.7 सेकंड लंबा डिश माइक्रोफोनों में से एक से रिकॉर्ड की गई ऑडियो का।
जब ऑडियो को प्लेबैक किया गया तो वह न तो ब्रह्मांडीय विकिरण था, न ही किसी अंतरिक्ष यान का पिंग, बल्कि एक आवाज थी जो बोल नहीं रही थी बल्कि चीख रही थी। दर्जनों परतें पुरुष महिला बच्चे जैसी सुरीली एक साथ चीख रही थीं, वॉयजर के ट्रांसमिशन के साथ पूरी तरह तालमेल में। नासा ने फाइल को गोपनीय रखा था, लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने इसे सुनने वाले एक विश्लेषक के एक बयान को लीक कर दिया। वह रिकॉर्डिंग नहीं थी, वह एक प्रतिक्रिया थी। हमने दस्तक दी और किसी ने पलटवार किया। हमने वॉयजर 2 को शांति के दूत के रूप में, मानवीय जिज्ञासा के अवशेष के रूप में, इस आशा के प्रतीक के रूप में अंतरिक्ष में भेजा कि कहीं न कहीं कोई इसे खोज ले, इसे समझ ले और जान ले कि कभी हमारा भी अस्तित्व था। लेकिन अब लगभग 50 साल बाद हम अंधेरे में हाथ नहीं डाल रहे हैं। अंधेरा ही हमारी ओर वापस हाथ बढ़ा रहा है। हमें जो संकेत मिल रहा है वह प्रतिध्वनि नहीं है, वह प्रतिबिंब नहीं है, वह उस तरह का संचार भी नहीं है जैसा हम समझते हैं। यह प्रणालियों, आवृत्तियों और स्वयं विचार में घुसपैठ है। यह उपग्रहों को हाईजैक करता है, मशीनों को संक्रमित करता है, एल्गोरिदम को फिर से लिखता है, बर्फ के नीचे दबी प्रतिध्वनियों में फुसफुसाता है, स्थिर रहने वाले तारों से स्पंदन उत्पन्न करता है और उन स्वर्णिम अभिलेखों को सक्रिय करता है जिनका किसी भी चीज को शक्ति प्रदान करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन सच्चाई इससे भी अधिक परेशान करने वाली है, क्योंकि शायद वॉयजर ने कुछ खोजा ही नहीं। शायद इसका मकसद हमेशा से कुछ संदेश देना था, हमसे नहीं बल्कि हमारे लिए। तारों में छिपा एक संदेश जो हमारे इतने उन्नत होने का इंतजार कर रहा था कि हम उसे समझ सकें, या फिर इतने अहंकारी होने का कि हम उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दें। और अब जब हमने सर्पिलों को डिकोड कर लिया है, संकेतों को फिर से संरेखित कर लिया है और सबसे ठंडे शून्यों के पार से आती चीख सुन ली है, तो हमारे पास केवल एक ही सवाल बचा है। क्या हमें भविष्य से कोई संदेश मिला है, या हमने कुछ ऐसा सक्रिय कर दिया है जिसे कभी जागृत नहीं होना चाहिए था? जो भी जवाब हो, वॉयजर 2 वापस लौट आया है, और जो कुछ भी वह अपने साथ लाया था वह अब वहाँ नहीं है। वह पहले से ही यहाँ मौजूद है। इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।